Okay, so Mudavai, this one is for you and this is for Gujarat Public Service Commission एग्ज़ाम ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और उस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सिलेबस अगर आप देखेंगे उसके दो कंपोनेंट हैं, एक कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 11 टॉपिक्स और 6 टॉपिक्स आपके जनरिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। 200 में से 50 क्वेश्चन आपको इन जनरिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स में से आएगा, जो जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको बोल सकते हैं। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5 अक्टूबर को है। यूरोपीडिया आपको इसके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और टू द पॉइंट मॉड्यूल यूरोपीडिया ने लॉन्च किया है। यू कैन ज्वाइन अस। और बिफोर आई गो फॉरवर्ड लेट मी टेल यू देयर इज़ अ फ्री डेडिकेटेड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे एवरी डे यूरोपीडिया मेंटर्स आर शेयरिंग कंटेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी जॉब्स जो 139 जॉब्स आपकी निकली हैं फ्रेंड्स, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दीज आर वेरी प्रेस्टिजियस जॉब्स। इसके लिए आप यू कैन नॉट टेक एनी चांस। तो ये जो मेरा टॉपिक है 50 क्वेश्चंस का, 50 में से 50 क्वेश्चन हम लेने की ट्राई करेंगे इसमें। और आज का मेरा जो टॉपिक है, वीडियो है, वो है एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। पार्लियामेंट ने बनाया था 29 सितंबर 2001 को ये इनेक्ट हुआ था, बना था, लेकिन इम्प्लीमेंट थोड़ा लेट हुआ था। 2022 में 2002 में हुआ था, मार्च 2002 में, जब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्रिएट किया गया। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में से क्वेश्चन आएगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक बॉडी है जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्रिएट किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर क्या फंक्शंस हैं इसका, ये एक्ट का इसका मीनिंग क्या है, रो और इसके अंदर कौन कौन से स्कीम्स हैं और इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये उस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने वाला प्रेजेंटेशन है। आपने नोट्स नहीं बनाने, वो डॉक्यूमेंट का PDF लेना है और ये मेरा लेक्चर सुनना है। जो लेक्चर सुन के आपको समझ आ जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट लेके उसको रिवाइज करोगे। इस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के लेक्चर में। और ये हमारी 139 सीट्स और 200 नंबर का जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस है, उसमें से 50 नंबर का मेरा टॉपिक है जो जनरिक टॉपिक है। तो ये हम जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को यहाँ पे फ्रेंड्स कवर कर रहे हैं। इस कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, जनरिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज का मेरा लेक्चर है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था। पर्पस था एफिशिएंट यूज करना एनर्जी का, जैसे नाम से लग रहा है कंजर्वेशन करना। तो एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो इसके अंडर क्रिएट किया गया बॉडी है, उसका भी पर्पस है एफिशिएंसी और कंजर्वेशन। एफिशिएंसी होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करो, ऐसे अप्लायंसेस लगाओ, ऐसी इक्विपमेंट लगाओ जो एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करवा पाए, एनर्जी की वेस्टेज ना हो। और कंजर्व करने का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली आपने जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही यूज करनी है। लाइट बंद कर देना, अगर नहीं चाहिए तो लाइट बंद कर दो, अगर नहीं चाहिए तो AC बंद कर दो, ये कंजर्वेशन है। AC चल रहा है, कौन सा AC लगाया है आपने, 5 स्टार है कि 3 स्टार है, ये एनर्जी एफिशिएंसी है। तो घर में जो AC लगा है, अगर नहीं जरूरत है तो मत चलाओ, ये एनर्जी कंजर्वेशन है। AC कौन सा लगाया है घर में, 2 स्टार वाला है 5 स्टार वाला है? सर 5 स्टार वाला है। 5 स्टार रेटिंग कौन देता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है। तो 5 स्टार वाला है वो एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी और कंजर्वेशन दोनों टर्म्स आपकी इस एक्ट से निकल के आई है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसी पे काम करता है। तो एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी और उसका कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये। और इसमें 3-4 चीज आता है। एक तो लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क टर्म याद कर लेना आप कि जो एनर्जी एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट, वो क्या चीज है बेसिकली, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, सो दैट हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सकें और उसको कंजर्व कर सकें। एनर्जी यूज कहाँ होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कहाँ होती है? घरों में होती है। घर कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के? घर तो सब जगह है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को उनको बेसिकली बताना पड़ेगा क्या क्या प्रोविजन है। तो ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक बॉडी है।
और उसका काम है इन सारे एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को क्रिएट करना, स्टेट गवर्नमेंट को भी बताना, स्टेट गवर्नमेंट से भी काम लेना। तो एक बेसिकली रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्रिएट करना, लीगल फ्रेमवर्क बनाना, जैसे मैंने बताया कि रेटिंग्स हैं, उन रेटिंग्स को फॉलो करवाते हैं, पेनल्टी भी डलती है, तो वो सारे के सारे प्रोविज़न हैं इसमें। 2 डेट्स याद रखनी है कि 29 सितंबर 2001 और 2 दिन बाद प्रेसिडेंट ने उसको साइन भी कर दिया था, तो 1 अक्टूबर भी डेट कई बार आती है, तो 2 में से अगर एक है तो 29 सितंबर लगाया जा सकता है। एनेक्ट कब हुआ था, मतलब कब बना था, और इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो एस्टेब्लिश जो हुआ वो मार्च 1 2002 को ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एस्टेब्लिश हुआ। और तभी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो कंजर्वेशन एक्ट है 2001 वो इम्प्लीमेंट कब हुआ। जैसे आप जानते हैं ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। वैसे ही ये एक्ट बन के तैयार कब हो गया था, 29 सितंबर, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ, 1 मार्च को। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके की ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि लीगल फ्रेमवर्क देता है ये लीगल फ्रेमवर्क देता है कंप्रीहेंसिव, सो दैट जितने भी हमने एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो हमने पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, उनको जो इम्प्लीमेंट करना है, तो कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, कंज्यूमर करेगी, इंडस्ट्री करेगी, उनको मैंडेटरी है भाई तेरे को ये करना है, तो उसका एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएगा। तो ये एक्ट के अंडर वो लीगल फ्रेमवर्क बना। एनर्जी इंटेंसिटी में डिफाइन कर चुका हूँ टर्म आपको, मतलब कि एनर्जी कितनी यूज़ करनी है पर यूनिट इकोनॉमिक आउटपुट, कि अगर हमें जीडीपी इतनी चाहिए तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो जितनी एनर्जी इंटेंसिटी आपकी कम होगी उतना ही एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना ये मेन आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है इस एक्ट का भी और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का भी। तो अगर मैं बोलूँ कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो बेसिकली मोर और लेस यही हैं, क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एज अ बॉडी कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के थ्रू। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में कंट्रीब्यूट करना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है इंडिया में वो कहाँ से बनती है, पावर प्लांट से। पावर प्लांट लार्जली किसके हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या बर्न हो रहा है, कोयला, ऑयल, वो फॉसिल फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अगर एनर्जी को आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, कंजर्व करना स्टार्ट कर दोगे, तो इवेंचुअली आप फॉसिल फ्यूल को कम बर्न कर रहे हो, और उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि आपके पास एफिशिएंटली चीज़ें निकल के आ रही हैं। इंडिया की एनर्जी डिमांड, इंडिया लार्जर ग्रोइंग इकोनॉमी है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर एनर्जी जितनी है उसको कंजर्व करोगे तो एफिशिएंटली यूज़ करोगे, तो एनर्जी इंडिया के जो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो प्रमोट करना एनर्जी कंजर्वेशन, रेगुलेट करना एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करना, एनकरेज करना यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस करना कार्बन एमिशन, ये सारे के सारे आपके रूल्स एंड उसके अंदर इसमें आते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, तो ये हेडिंग याद कर लेना। ये हेडिंग आपको पक्का याद होना चाहिए कि भाई ये उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस है। अब प्रोविजंस क्या हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर, प्रोविजन जो हैं वो, पहली बात तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का अलग से लेक्चर था। इतना आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर ही आता है, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके फंक्शन आपको पता है, एनर्जी की एफिशिएंसी और कंजर्वेशन की डायरेक्शन में काम करना, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स और एनर्जी ऑडिटिंग को करवाना, टेक्निकल सपोर्ट देना एनर्जी सेविंग मेजर्स के लिए। मैंने आपको 6 फंक्शन ओवरऑल रफली बताए थे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के। नंबर 1, ये जो है ये आपका जो बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह से काम करता है। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है एनर्जी से रिलेटेड, जैसे एनर्जी मैनेजर्स, एनर्जी ऑडिटर्स, उनके लिए प्रोफेशनल बॉडी क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का भी काम करता है, लोगों को बताता है कि भाई एनर्जी को ढंग से यूज़ करो, नॉलेज एनहांस करना, फिर आपका इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, उस डायरेक्शन में भी काम करता है। फिर ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है, रेगुलेट भी करता है एक्टिविटीज़ को, स्टैंडर्ड्स
और लेबलिंग प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड सेटअप करना। ये जो 5 स्टार रेटिंग वगैरह है ये भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है कि स्टैंडर्ड्स वगैरह हमने क्रिएट करने हैं। तो ओवरऑल ये मिल मिला के 6 फंक्शन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हैं जो आपको पता होने चाहिए कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या करता है और इस एक्ट के अंदर ये क्रिएट हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका प्रोविजन है वो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ईसीबीसी। ईसीबीसी जो है वो बेसिकली इसी एक्ट के अंडर क्रिएट हुआ है जो मिनिमम स्टैंडर्ड क्रिएट करता है एनर्जी एफिशिएंसी के कमर्शियल बिल्डिंग्स में एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, तो बेसिकली ईसीबीसी जो है वो कमर्शियल के साथ आ जाता है और हमने दूसरे कोड जो रेजिडेंशियल के लिए हैं उनके लिए भी हमने डिस्कस किया था कौन से आपके कोड्स आ जाते हैं। तो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं लाइटिंग को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके। तो ईसीबीसी की बिल्डिंग कंपोनेंट में क्या क्या कवर होता है, 7 में और 17 में चेंज आया था। तो 17 में क्या क्या आता है, मैकेनिकल जो आपका बिल्डिंग एनवेल्प है, मैकेनिकल सिस्टम है, HVAC है, वाटर हीटिंग, लाइटिंग, पावर, ये समझ लेना कि ये कवर होता है ईसीबीसी के अंडर। और क्या क्या कवर नहीं होता है ईसीबीसी के अंदर वो ये है। तो 2007 में कुछ हम 2007 से चेंज लाया हमने, 2017 में चेंज लेके आए। 7 का करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ईसीबीसी में क्या आता है 2017 में वो आपको पता होना चाहिए। और ये आपका किससे रिलेटेड है, कमर्शियल बिल्डिंग से रिलेटेड है, राइट। रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमने अलग से कवर किया है। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर किसको बोलते हैं, इंडस्ट्री होती है, सेक्टर होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और इनको बेसिकली इनका एनर्जी ऑडिटिंग भी होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी बॉडीज जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, घर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, बट आप सोचो इंडस्ट्री कितनी एनर्जी कंज्यूम करती होगी। तो जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है उनको टर्म दे दिया गया डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। ऐसे कंज्यूमर जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको उनको मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है, उनके ऊपर एनर्जी ऑडिटिंग करवाना बड़ा ज़रूरी है कि एनर्जी का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर जो हैं वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के सेक्शन 14E। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन के अंडर जो आपके डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हैं, एनर्जी एक्ट 2001 में जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर टर्म लिखी है वो कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 14E। और इंडस्ट्री के लिए और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए उसकी रेटिंग क्या है। तो 5000 किलोवाट से ऊपर या 500 किलोवाट से 600 किलोवाट, 500 किलोवाट, 600 किलो वोल्टेज एम्पियर आई थिंक। सो ये आपका कुछ उसका डेजिग्नेशन जो आपकी लिमिट है, थोड़ा सा इसको देख के जाना कि क्या है। बाकी क्वेश्चंस में इसमें आपको क्वेश्चंस जो देंगे तो उसमें भी आपको क्लियर होगा। एनर्जी ऑडिटिंग जो है वो करना पड़ता है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर का, एनर्जी ऑडिटिंग मैंडेटरी है, राइट, वो करना पड़ता है, राइट। डेजिग्नेटेड जो आपके कंज्यूमर हैं उनका एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट की डेफिनेशन ये है, वेरीफाई करना, मॉनिटर करना, एनालाइज करना कि एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो, और टेक्निकल रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर रहे हैं कि नहीं, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो ये उसकी डेफिनेशन है, एक बार देख के जाना आप कि एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसी है। तो एनर्जी ऑडिटिंग का डेफिनेशन है क्या, क्या बोला हुआ है इस एक्ट के अंदर एनर्जी ऑडिटिंग के बारे में। स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसको एक काम दिया गया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ने कि वो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाएगा इक्विपमेंट और अप्लायंसेस के लिए। घर में जो आपके इक्विपमेंट यूज होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर है, मोटर है, उनके लिए लेबलिंग लगाना और उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करना। जैसे 5 स्टार जो है वो एक रेटिंग है, वो एक लेबल है, लेबल लगा होता है। जैसे लेबल लगा दी जाए, किसी बॉडी के ऊपर लेबल लग गया तो उसका मतलब कि हाँ उसकी एनर्जी एफिशिएंसी वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, ये एनर्जी एफिशिएंसी से रेटिंग्स है उसकी। तो ये लेबल लगा दिया गया इक्विपमेंट के ऊपर, राइट। सो स्टैंडर्ड लेवलिंग किस बेसिकली सेक्शन के अंडर आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन A से D के बीच में ये सारा आता है, राइट। सो सेक्शंस याद रखना, एग्जाम में सेक्शंस भी आ जाते हैं। और कौन कौन से प्रोविजन है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के, इंसेंटिव फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट करती है एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी उनको इंसेंटिव दिया जाता है, टैक्स रिबेट में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। तो ये बेसिकली आपके इंसेंटिव्स हैं। नेपी क्या चीज़ है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। नेपी का अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो डेडिकेटेड हम इसको कवर करेंगे नेपी को। और
ये बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान फॉर एनर्जी एफिशिएंसी है, जो एक रोड मैप है एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए, और लार्ज स्केल प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, परफॉर्म, अचीव, ट्रेड, पैट को भी हम कवर करेंगे। तो नेपी, पैट, ये सारे के सारे अलग बेसिकली जो प्रोविज़न है इस एक्ट के अंडर, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के डोमेन्स भी हैं, इनका अलग से वीडियो, आधे घंटे का वीडियो और डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, तो उसको मिस मत करना। अभी इनके फुल फॉर्म, और ये पैट क्या है, नेपी क्या है, इनकी फुल फॉर्म, और ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर आता है, इतना आपको समझना है। एनर्जी कंजर्वेशन फंड, तो एनर्जी एक्ट जो है कंजर्वेशन एक्ट 2001, उसके अंदर इस फंड की भी बात की गई है। तो एनर्जी कंजर्वेशन फंड जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स को बेसिकली सपोर्ट करता है, और एनर्जी ऑडिट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग की डायरेक्शन में इसका रोल रहेगा। तो जो एनर्जी ऑडिटिंग की डायरेक्शन में को टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उसकी डायरेक्शन में एनर्जी कंजर्वेशन फंड को क्रिएट किया गया है। पेनल्टीज एंड कंप्लाइंसेस भी मेंशन किए गए हैं। अगर कोई पार्टी नहीं सुनती है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ पेनल्टी एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी उसमें रखा गया है। नॉन कंप्लायंस के लिए बेसिकली एनर्जी जो सेविंग टारगेट्स हैं, नॉन कंप्लायंस के लिए उसमें पेनल्टी भी रखी गई है। सो दैट प्रोविजन इज देयर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसी एक्ट के अंडर फ्रेंड्स बना था, मार्च 2002 को बना था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सी डेट को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बना था, तो इसको हमने अलग से कवर किया है। ये सारे के सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है राइट, पॉलिसी फ्रेमवर्क देता है। स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसका पर्पज है जो अप्लायंसेज एंड इक्विपमेंट्स हैं, अप्लायंस एंड इक्विपमेंट, मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, मोटर हो गई, जो भी अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनका परफॉर्मेंस पैरामीटर डिसाइड करना, बेंचमार्क डिसाइड करना, और उसको लेबलिंग देना। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस बेंचमार्क, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देता है अप्लायंसेस को। लेवलिंग क्या होता है? क्लियरली आपको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन को क्लियरली डिस्प्ले करना। 5 स्टार रेटिंग लगा दिया, लेबल लगा दिया, वो लेबलिंग है। तो एनर्जी कंजम्पशन एफिशिएंसी को बारे में वो बताता है, वो सिंबल होता है, कलर, स्टार रेटिंग, ऐसा कुछ दिया जाता है उसमें, और ये लेबलिंग है। लीगल बेसिस इसका क्या है? कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 14A से C के बीच में मेंशन्ड है ये। और नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं अप्लायंसेज एंड इक्विपमेंट्स के लिए। तो लेबल कहाँ मेंशन है? सेक्शन 14D में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है इस एक्ट के? सेक्शन 3 में। ये सेक्शन अभी आएंगे, अभी हम सेक्शंस भी करेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है फ्रेंड्स, जो आप याद कर लेना, जो एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंसी जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट क्या है? तो बेसिकली जो कंज्यूमर है, सॉरी, इसका जो ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट, हम स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग की बात कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग होती है, उससे बेनिफिट क्या होता है? जैसे आप कोई खरीदने गए, कोई अप्लायंसेज, आप फ्रिज खरीदने गए, एसी खरीदने गए, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपका भी आता है। अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाला एसी ले रहे हो तो एनर्जी एफिशिएंट है वो, दैट मीन्स वो आपकी एनर्जी उतनी कंज्यूम नहीं करेगा, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो आपको कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस दे दी। मैन्युफैक्चर जो है उसको बताया गया कि आप ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाओ, एनर्जी को कंजर्व करना। ऑब्वियसली ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं लेबलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के। वर्क कैसे करता है? स्टार रेटिंग दी जाती है 1 से 5 के बीच में, और जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा। मैंडेटरी लेबलिंग लगाना जरूरी होता है कहीं पे, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, उसमें मैंडेटरी लेबलिंग लगाना जरूरी है। बहुत से अप्लायंसेस को इसमें कवर किया गया है, बहुत से कवर नहीं भी हैं, पर बहुत से इसमें कवर हो गए हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस इसमें स्प्रेड होती है एनर्जी को लेके, और एनर्जी की सेविंग भी होती है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड और लेबलिंग का बेनिफिट ये है कि जो कंज्यूमर है वो भी पूछता है, जब आप खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपको बताता है, और एज अ कंज्यूमर आप पूछते हो भाई इसका क्या बेनिफिट है, इससे मेरे को क्या मिलेगा। तो एज अ कंज्यूमर आप पता करते हो कि इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा और क्यों मैं इसको लूँ। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में अलग अलग चैप्टर हैं फ्रेंड्स, उन चैप्टर्स का थोड़ा सा आइडिया देख के चले जाना आप, सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लेकिन जो चैप्टर हैं कई बार वहाँ से भी आपको कौन से चैप्टर में पेनल्टी मेंशन्ड है, एपीलेट ट्रिब्यूनल कौन से चैप्टर में मेंशन्ड है, सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन से चैप्टर में मेंशन किया है, उसमें कहाँ बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है, 5वें चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट, 6ठे चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 4थे चैप्टर में मेंशन्ड है। तो ऐसे आपको थोड़े चैप्टर्स का आइडिया होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस करते हैं, कौन कौन से हैं। एनर्जी जो आपका कंजर्वेशन एक्ट है 2001, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन, कुछ सेक्शन हम अभी पीछे देख के भी आए, और अभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं। बाद में 50+ ये ज़्यादा ही क्वेश्चंस होंगे जो ऐड किए हैं इस डॉक्यूमेंट के साथ, उनको भी गो थ्रू करके जाना आप। अच्छा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 3 में आता है। और सेक्शन 13 में क्या है? पावर एंड फंक्शंस ऑफ ब्यूरो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन से सेक्शन में है? 3 में। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के जो फंक्शंस हैं सारे के सारे, जो बेसिकली पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो कौन से में? सेक्शन 13 में, राइट। तो ये आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और उसके फंक्शंस को मेंशन किया गया है। और फंक्शन दो तरह के मेंशन हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, रेगुलेटरी एंड प्रमोशनल। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के फंक्शंस को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, रेगुलेटरी फंक्शन और प्रमोशनल फंक्शन। मैंने आपको बताया ना कि अवेयरनेस जनरेट करना, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ये रोल भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है। This is one of the important function of Bureau of Energy Efficiency to spread the awareness and knowledge and information among public for energy efficiency, energy conservation. ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, इनोवेटिव फंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। सो लेबलिंग एंड स्टैंडर्ड्स बनाना, मैनेजर एंड ऑडिटर्स के लिए एक सर्टिफिकेशन क्रिएट करना, ये सारे का सारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के रोल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें मेंशन है? 14 में। अब 14 के अंदर 14A B C D बहुत कुछ होगा, तो 14P याद कर लेना, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड कौन से सेक्शन में मेंशन है, तो आप बोलेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है सेक्शन 14P में मेंशन है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में मेंशन है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के सेक्शन 14 में। सेक्शन 14A में क्या है? सर्टिफिकेट इशू करना, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को इशू करना, 14A। और 14AA में क्या है? कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स को इशू करना। ये कुछ बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, कुछ क्वेश्चंस में भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो इनको जो आपको यूरोपीडिया से डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसको याद कर लेना फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट 15 सेक्शन में आता है। फंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड और सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये आपका सेक्शन 16 में आता है। क्योंकि एनर्जी ऑडिटर जो हैं, एनर्जी मैनेजर जो हैं, उनका काम होता है बेसिकली जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर है, जो हमने बताया ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, उसको ऑडिटिंग करना। स्टेट गवर्नमेंट उनको बेसिकली रिक्रूट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सेक्शन 16 में फंड क्रिएट करेगी और उस फंड से अपॉइंट करेगी सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर एंड ऑडिटर्स डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स में, राइट। 17 जो है इंस्पेक्शन, पावर ऑफ इंस्पेक्शन। अब ये इंस्पेक्टर जो है वो आपके जो ऑडिटर हैं वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जो हैं वो उनको ये बातें माननी पड़ेंगी, 18 में ये मेंशन है। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में जाके आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये सेक्शन 19 है। इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड ले सकते हैं, उनके सेक्शन 20 है। और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड आप 21 और 22 उसी से रिलेटेड है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो एनर्जी मैनेजर और ऑडिटर्स को रिक्रूट करती है और ये डेजिग्नेटेड कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में जाके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये सारे सेक्शन उसी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे चुका हूँ फ्रेंड्स, आप इनको याद कर लेना, ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। उसका पेनल्टी सेक्शन 26 में मेंशन है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो पेनल्टी पड़ेगी। 27 में एडजुडिकेशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो बेसिकली उसको अथॉरिटी दी गई है कि एडजुडिकेट करना है। अगर कोई झगड़ा पड़ जाए किसी केस में तो उसकी एडजुडिकेशन जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस के पास है, तो वो सेक्शन 27 में मेंशन है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये इमेज मैंने आपको दे दी कि भाई सेक्शन 14P में मेंशनड है, इसको ध्यान से देख के चले जाना, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड से।
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो अलग से आप चैप्टर भी हम करेंगे। एनर्जी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आता है। तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो, एक तो पैट है, परफॉर्म अचीव ट्रेड, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है एनर्जी एफिशिएंसी को करने के लिए। तो एक टारगेट दिए जाते हैं डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को, और जो इन टारगेट्स को एक्सीड कर लेता है उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है। पैट, पैट होता पीठ थपथपाना, पीठ को थपथपाना, पैट लग नहीं रहा है, थपथपाना, पीठ, पैट, ये होता पैट। परफॉर्म करो, डेजिग्नेटेड कस्टमर, कंज्यूमर, छोटे कंज्यूमर की तो बातें नहीं कर रहे, जो बड़ा कंज्यूमर है, जहां पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, जहां पे ज़्यादा एनर्जी का मिसयूज़ होने का चांस है। तो ऐसे डेजिग्नेटेड कंज्यूमर अगर अपना काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो आप उनकी पीठ को ठपठपाओगे। आप उनको, अगर वो अपने टारगेट को मीट करते हैं तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट आप उनको दोगे। ESCERT बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड्स एंड लेवल्स, राइट, लेबलिंग प्रोग्राम है इसके अंदर। उसके बाद नेशनल एनर्जी, मैंने आपको बताया, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपका एनर्जी एफिशिएंट कोई प्रोजेक्ट है और उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको उसके लिए भी हेल्प करता है कि आप कहाँ से लो। उन्नत ज्योति, अफोर्डेबल LEDs, उजाला जो स्कीम है, उजाला स्कीम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की उजाला स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। फिर क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, बहुत से क्वेश्चंस कि ऐसी कौन सी बॉडी क्रिएट की गई और ये कब क्रिएट की गई। बी, मधुमक्खी को बोलते हैं ना बी, तो बी कब क्रिएट की गई। बी क्रिएट की गई 1 मार्च 2002 को। तो आपको डेट उसका पता होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन नीचे। डेजिग्नेटेड कंज्यूमर किसको बोलते हैं। लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करती है हाई एनर्जी कंजम्पशन की वजह से। ऑडिटर क्या काम करते हैं, मॉनिटर, वेरीफाई, एनालाइज एनर्जी यूज एंड रिकमेंड एनर्जी इंप्रूवमेंट्स। तो ये काम होता है इनका। तो जो एनर्जी ऑडिटर हैं उनका काम ये होता है, टू मॉनिटर करना, वेरीफाई करना, एनालाइज करना एनर्जी यूज एंड रिकमेंड करना एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स को। कौन सा सेक्शन ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा है, 14, और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा है, 15, 16, 17, 18 आपने देखा था स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादा काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑडिटर, मैनेजर, उनको हायर करना, ये सारे का सारा काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। पेनल्टीज कौन से सेक्शन में मेंशन है, प्यूनिटिव एक्शन पेनल्टी कौन से सेक्शन में, 26 में, राइट। तो ये फ्रेंड्स हमारा, और इसके नीचे 50+ क्वेश्चन और हैं आपके डॉक्यूमेंट में, आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज चुका हूँ। अगर आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के 139 एग्ज़ाम जो सीटें निकली हैं उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करो योर पीडीए के साथ जल्दी से, अगर एग्ज़ाम को निकालना है, क्योंकि टू द पॉइंट सटीक जो आपको मॉड्यूल मिल रहा है वो योर पीडीए दे रहा है। और मेरा जो वीडियो था ये उन 50 क्वेश्चंस से था जिन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं जर्नल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, और इसके बारे में कंटेंट कम मिलता है और बहुत ज़्यादा वास्ट फॉर्म में मिलता है। उसको कंप्रेस करके, जैसे ये मैंने आपको एक लेक्चर अभी सुनाया है, उसको कंप्रेस करके और उसमें से कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली करके, दैट इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और योर पीडीए आपको उस चीज़ में करवा रहा है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करो सो दैट आप इस एग्ज़ाम को योर पीडीए के साथ क्रैक कर सकें। थैंक यू।